जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज बघेल, आपका अकाउंट्स का टीचर, आज क्लास 11th की वीडियो नंबर 6 लेकर आया हूं, जिसमें हम अपना चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में सीख रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 5 प्रिंसिपल्स देख लिए थे। अब नेक्स्ट 5 प्रिंसिपल्स जो कि हमारे सिलेबस में हैं, उनको आज हम देखेंगे अपनी इस वीडियो में। तो हमारा 6th प्रिंसिपल है कंजर्वेटिव ऑब्लिक प्रूडेंस प्रिंसिपल। अब कंजर्वेटिव और प्रूडेंस का मतलब होता है रूढ़िवादी, एक पुरानी सोच वाला। तो ये प्रिंसिपल हम लोगों को ये बताता है कि हमें ये डिसाइड करना है, हमारे एक्सपेंसेस भी होते हैं और हमारी इनकम भी है। तो फ्यूचर में होने वाले कुछ खर्चे जिनका हम अंदेशा लगा सकते हैं, खर्चा शायद हो जाए, ये लॉस शायद हो जाए, एंटिसिपेट कर रहे हैं हम लोग। या फिर कोई इनकम है हमारे सामने, उसको भी हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये हो भी सकती है इनकम या और नहीं भी हो सकती। तो हमारी जो प्रूडेंट अप्रोच है या प्रूडेंट प्रिंसिपल है, वो ये बोलता है कि आप जो भविष्य में होने वाले एक्सपेंस हैं उनको तो अभी रिकॉर्ड कर लो, और जो भविष्य में होने वाली इनकम है उनको रिकॉर्ड मत करो। तो इसी वजह से हम लोग, जैसे अपना क्लोजिंग स्टॉक हमारा ईयर एंड में बचता है, तो उसकी 2 वैल्यू होती हैं। एक होती है उसकी कॉस्ट वैल्यू जिस पर हमने परचेस किया था, और एक होती है NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि जिस वैल्यू पर हम लोगों ने गुड्स को परचेस किया था, NRV। अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू, या फिर इसको मार्केट वैल्यू भी बोल सकते हैं, अगर ये मार्केट वैल्यू ज़्यादा है और हमने जो गुड्स परचेस किया था वो कम है, तो हम हमेशा परचेस किया था वो वैल्यू लेंगे, कम वाली। अगर मान लो मार्केट वैल्यू कम है और कॉस्ट ज़्यादा है, तो हम मार्केट वैल्यू को पिक करेंगे। यानी कि लॉस को हम लोग लिखेंगे, इनकम को हम लोग नहीं लिखेंगे। ये बताता है हमारा कंजर्वेटिव का प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा कॉस्ट कंसेप्ट। अब कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप कोई भी असेट्स परचेस कर रहे हैं, तो उस असेट को परचेस करने पर और उस असेट्स को परचेस करने से लेकर रेडी टू यूज़ बनाने तक जितने भी खर्चे आपने किए, उसमें आप उस एक्सपेंसेस को उस असेट की कॉस्ट का पार्ट मानेंगे और उसी में ऐड कर देंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम लोग एक D2H परचेस करके लेके आए। अब D2H आया मान लो 1500 रुपीज़ का, 1500 रुपये का। तो क्या 1500 रुपये का घर लेके आने के बाद वो चलने लग जाएगा? हमें उसको इंस्टॉल कराना पड़ेगा। तो इंस्टॉलेशन के आपने मान लो 300 रुपये और खर्च किए, तो टोटल एक्सपेंस कितना हुआ आपका? 1800 रुपये। तो मतलब क्या हम लोग कह सकते हैं कि उस D2H की कॉस्ट अल्टीमेटली हमें 1800 रुपये पड़ी। 1500 रुपये का परचेस किया प्लस 300 रुपये इसको इंस्टॉल कराने के लिए दिए, तो ये हो गया उसके बाद रेडी टू यूज़। तो जो भी ये खर्चा हम लोगों ने किया उसको हम उसकी कॉस्ट का पार्ट मानेंगे, और अल्टीमेटली हमें D2H कितने का पड़ा? 1800। तो एक असेट को खरीदने से लेकर उसको रेडी टू यूज़ बनाने तक जितने भी खर्चे हैं उस असेट की कॉस्ट का पार्ट हैं। यही ये प्रिंसिपल हम लोगों को बताता है। इट है मैचिंग प्रिंसिपल। अब मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है? मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है कि अगर हम कोई भी इनकम अर्न कर रहे हैं, तो उस इनकम से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं हमें इसी अकाउंटिंग ईयर में दिखाने हैं, उस इनकम से रिलेटेड। इसीलिए हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस लिखते हैं। मतलब कोई भी एक्सपेंस जो हमने नेक्स्ट ईयर का पे कर दिया, तो इस साल को हम उसको नहीं लिखेंगे एज अ प्रीपेड एक्सपेंस में से डिलीट करके लिखेंगे, डिडक्ट करके, सॉरी। और जैसे कि हम लोगों ने कोई भी इनकम अर्न की बट रिसीव नहीं हुई, तो भी हम उसको लिखेंगे क्योंकि वो इनकम हमें अर्न हो जाएगी। और जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एग्जांपल देता हूँ मैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब ऐसे खर्चे जो इस ईयर को बिलोंग करते हैं बट किसी भी वजह से हम लोग पे नहीं कर पाए, तो उन एक्सपेंसेस को भी लिखेंगे। यही बताता है हमें मैचिंग प्रिंसिपल। मतलब कोई भी इनकम हम लोगों ने अर्न की, तो उस इनकम से रिलेटेड जो खर्चे हैं वो इसी ईयर में नोट किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा 9th प्रिंसिपल है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या बताता है कि हमारे बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उसको 2 एस्पेक्ट में देखना है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। मतलब एवरी डेबिट के लिए एक इक्वल अमाउंट का क्रेडिट होगा। एक डेबिट के लिए 2 से 3 क्रेडिट हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऐसे ही एक क्रेडिट के लिए 2 या 3 से ज़्यादा भी डेबिट हो सकते हैं। बट डेबिट और क्रेडिट का जो अमाउंट रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा? इक्वल।
इसी वजह से हमारी जो असेट्स है हमेशा इक्वल आती है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल की, यानी कि बैलेंस शीट की दो साइड होंगी असेट्स और लायबिलिटीज, और दोनों हमेशा कैसी रहेंगी, इक्वल। ये देखिए लिखा हुआ। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल या रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। अब ये प्रिंसिपल हम लोगों को क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट रेवेन्यू इज कंसिडर्ड एज रियलाइज्ड व्हेन ट्रांजैक्शंस एज एन टेकन प्लेस। इसके प्रिंसिपल का मतलब है कोई भी इनकम अगर हम लोगों ने अर्न कर ली, चाहे उसके लिए पेमेंट मिला हो या ना मिला हो, उसको हमें रिकॉग्नाइज करना है। जैसे एक सेल की हम लोगों ने फेब 2018 में, और उसका पेमेंट मिलेगा हमें मई 2018 में, बट फेब 2018 जो ईयर है वो बिलोंग करता है 1 अप्रैल 17 से लेकर 31 मार्च 18 के लिए। तो हम लोग उस रेवेन्यू को 1 अप्रैल 17 से लेकर 18 में रिकॉग्नाइज करेंगे, भले ही उसका पेमेंट हमें नेक्स्ट ईयर मिले मई में। इसी के साथ हमारे सभी प्रिंसिपल्स खत्म होते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।